असली हत्यारा है। चेन शुआंगचेंग शुरू करते हैं, इससे ठीक पहले कि वे तीनों एक चमकदार सफ़ेद रोशनी से चकाचौंध हो जाएं। यह एक विशाल ट्रक की हेडलाइट से आ रहा है, जो सीधे उनमें घुस जाता है। शीशे टूट गए और टक्कर के जोर ने पुलिस की कार को अपनी तरफ झुका दिया, जिससे सभी की हालत बहुत खराब हो गई, खासकर चेन शुआंगचेन की। जियांग बिन ने चेन शुआंगचेन के खून से सने चेहरे को अपने हाथों में पकड़ लिया। चेन शुआंगचेन का सिर बेजान होकर एक तरफ झुक गया। चेन शुआंगचेन, जियांग बिन असहाय होकर बड़बड़ाता है। स्टूडियो में वापस, जू युई राष्ट्रपति वांग से फोन पर बात कर रहे हैं। क्या आपने आज एजेंट बाई को देखा है? राष्ट्रपति वांग। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, राष्ट्रपति वांग ने उत्तर दिया। क्या वह आज पूरे दिन तुम्हारे साथ नहीं था? जू युई बताते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ था। आज सुबह, जब जू युई राष्ट्रपति वांग को उस दिन की घटनाओं के बारे में बताती है, जो वाजिब रूप से नाराज है, तो हमें उसके डूबने के बारे में एक संक्षिप्त फ्लैशबैक मिलता है। उसने क्या किया? राष्ट्रपति वांग चिल्लाए। किसी ने उसे ऐसा करने के लिए भुगतान किया होगा। जू युई कहते हैं, मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन हमें ये पता लगाना होगा कि कौन। यदि आप उसके बारे में या उसके ठिकाने के बारे में कुछ भी सुनते हैं, राष्ट्रपति वांग, क्या आप कृपया मुझे यथाशीघ्र बता सकते हैं? इसे मुझ पर छोड़ दो, युई, राष्ट्रपति वांग ने उत्तर दिया। जब तक हम उसे ढूंढ नहीं लेते, तब तक अतिरिक्त सावधानी बरतें। मेरे बारे में चिंता मत करो, जू युई यानवेई की ओर देखते हुए कहती है। जैसे ही जू युई ने फोन रखा, यानवेई दरवाजे की ओर बढ़ी। मैं उस आदमी का शिकार करने जा रहा हूँ, वह घोषणा करती है। जू युई ने उसका हाथ पकड़ लिया। मत जाओ, बाहर पहले से ही अंधेरा है। यानवेई कहते हैं, मैं अंधेरे से नहीं डरता, लेकिन अगर मैं हूँ तो क्या होगा? जू युई ने अभी भी यानवेई का हाथ पकड़े हुए पूछा। आप मुझ जैसी गर्भवती महिला को घर पर अकेला नहीं छोड़ेंगे, है ना? मेरे साथ कुछ भयानक हो सकता है। यानवेई नर्म पड़ गए। तो मैं उससे किसी और दिन निपट लूंगा। उस रात बाद में, जब वे एक साथ बिस्तर पर लेटे हुए थे, जू युई ने पूछा, वे, क्या आपको लगता है कि बच्चा लड़का होगा या लड़की? एक लड़की, यानवेई आत्मविश्वास से कहती है। जू युई कहते हैं, आप बिल्कुल आश्वस्त हैं। मैं भी एक लड़की चाहती हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है, बस थोड़ी सी, कि बच्चा लड़का होगा। दुनिया लड़कियों की तुलना में लड़कों के प्रति अधिक दयालु है। वे एक दूसरे को देखते हैं। लेकिन अगर बच्चा लड़की हुआ तो? जू युई आगे कहती है। वह अपने बचपन में वापस चली जाती है। क्या आप जानते हैं? वह पूछती है। जब मैं छोटा था, मेरा परिवार बहुत गरीब था, लेकिन मेरी माँ ने कड़ी मेहनत की ताकि वह मेरे स्कूल जाने का खर्च उठा सकें। वो हमेशा कहती थी, उसने इतनी मेहनत इसलिए की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक बार जब मैं बड़ी हो जाऊं, तो मुझे कभी भी अपनी गरिमा का सौदा करने की जरूरत न पड़े। तो जू युई कहती है, अगर बच्चा वास्तव में लड़की निकला, तो मैं उसका बहुत, बहुत अच्छे से इलाज करूंगी। जैसा मेरी माँ ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया, मैं उसके साथ भी अच्छा व्यवहार करूंगा। यानवेई की आवाज आती है। जू युई उसे देखकर मुस्कुराती है। मुझे आप पर विश्वास है। उस रात बाद में, जू युई के खर्राटों की आवाज कमरे में भर गई। जू युई, यानवेई उसे जगाने की कोशिश करती है। युई, मम्मा, जू युई बुदबुदाती है। यह क्या है? जू युई उनींदापन से पूछती है। तुम खर्राटे ले रहे हो? यानवेई उससे कहती है। ओह, जू युई कहते हैं, मुझे लगता है कि ज्यादातर गर्भवती महिलाएं इसकी चपेट में होती हैं। क्या मैंने तुम्हें जगा दिया? यानवेई कहते हैं, ऐसा नहीं है। मुझे डर था कि तुम उसे जगा दोगे। वो जू युई के पेट की ओर इशारा करती है। ऐसे छोटे बच्चे को नींद की जरूरत होती है। वास्तव में, जू युई कहते हैं। यानवेई बैठ जाता है, झुक जाता है और दराज में राइफल चलाना शुरू कर देता है। तुम क्या ढूंढ रहे हो? जू युई पूछता है। यानवेई या प्लग की एक जोड़ी का उत्पादन करते हैं। इन्हें अपने कानों में रखो ताकि वह
तुम्हारे खर्राटे नहीं सुन सके। जू युई अपलग को घूरती है। निश्चित रूप से इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यान वेई वैसे भी जू युई के कानों में ईयरप्लग डाल देता है। सब हो गया, अब हम सो सकते हैं, वह घोषणा करती है और वापस तकिए पर बैठ जाती है। उस रात के बाद भी जू युई रहस्यमय आवाज़ों से जाग गई। वह अपनी आंखें खोलती है और महसूस करती है कि यान वेई चला गया है। वेई कहाँ है? वह बैठ जाती है। ऐसा लगता है कि शोर नीचे से आ रहा है। वह बिस्तर से उठती है और सीढ़ियों के ऊपर की ओर जाती है। वेई, उसने कॉल किया। खड़खड़ाहट की आवाजें अचानक बंद हो जाती हैं। हैरान होकर जू युई ने रोशनी जलाई और नीचे की ओर चली गई, जहां उसने यान वेई को सोफे पर अजीब तरह से फैला हुआ देखा। तुम ऊपर क्यों हो? यान वेई पूछता है। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जू युई पूछता है। यान वेई धीरे से कहते हैं। मुझे डर था, मैं नींद में बहुत ज्यादा इधर उधर घूमूंगा, कहीं मैं बच्चे को कुचल न दूं। ऐसा नहीं होगा, जू युई ने उसे आश्वस्त किया। बिस्तर पर वापस आओ, आपको यहाँ ठंड लग सकती है। ठीक है, यान वेई कहते हैं और भी अधिक चंचल दिख रहे हैं। मैं थोड़ी देर में ऊपर जाऊंगा। जू युई झल्लाते हुए वापस सीढ़ियों से ऊपर चली गई। क्या मैंने उसे अपने खर्राटों से जगाए रखा? शायद मैंने ऐसा कहा था, लेकिन वह ऐसा नहीं कहना चाहती थी, क्योंकि मैं गर्भवती हूँ। अगली सुबह नाश्ते में यान वेई स्पष्ट रूप से थके हुए लग रहे थे। जू युई नाश्ते की मेज पर चिंता के साथ उसे देखती है। जब से मैंने यहाँ रहना शुरू किया है, मुझे नहीं लगता कि उसे एक भी रात अच्छी नींद मिली है, जू युई को एहसास है। शायद मुझे बाहर निकल जाना चाहिए। टेलीफोन की घंटी बजती है और यान वेई उत्तर देता है। हेलो, बहुआ फोटोग्राफी स्टूडियो। दूसरे छोर पर राष्ट्रपति वांग हैं। कृपया युई को बताएं कि हमारे पास एजेंट बाई के ठिकाने के बारे में सुराग है। उन्हें कांगकसिनली के पास डोंगसन गेस्ट हाउस में देखा गया। यान वेई कहते हैं, हाँ, मिल गया। यह क्या है? जू युई ने नाश्ते की मेज से पूछा, जैसे ही यान वेई ने फोन रख दिया। यान वेई जवाब देते हैं, बस एक ग्राहक अपनी तस्वीरें डिलीवर करने के लिए कह रहा है। तुम्हें जाना चाहिए, जू युई उससे कहती है। मैं आपके लिए स्टूडियो की देखभाल करूंगा। यान वेई कहते हैं, जब मैं बाहर रहूं तो स्टूडियो मत छोड़ना। अगर कोई मुसीबत हो तो जाकर तहखाने में छिप जाओ, ये वहां अधिक सुरक्षित है। चिंता मत करो, जू युई ने उसे आश्वस्त किया। मैं अपना अच्छे से ख्याल रखूंगा। यान वेई अंधेरे कमरे में उतरता है और एक हानिकर दिखने वाली फ्रेम वाली तस्वीर को जोश के साथ एक तरफ सरका देता है। ... आग्नेयास्त्रों के चयन का खुलासा करने के लिए वो एक चुनती है, उसे अपनी जेब में रखती है और वापस ऊपर चली जाती है। यान वेई दरवाजे पर रुकता है। तुम्हें मेरे पीछे का दरवाज़ा बंद कर देना चाहिए, वह जू युई से कहती है। अपनी ओर देखो, जू युई ने विनम्रतापूर्वक कहा। ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। यान वेई उस कार में बैठती है जिसे जू युई ने हाल ही में खरीदा था। ध्यान से, जू युई कॉल करती है। चिंता मत करो, यान वेई उससे कहती है। मेरा इंतजार करना। वह तेजी से आगे बढ़ती है। डोंगसन गेस्ट हाउस में यान वेई फ्रंट डेस्क पर महिला से कहते हैं, हेलो, मैं मिस्टर बाई को ढूंढ रहा हूँ। महिला स्पष्ट रूप से इस धारणा के तहत है कि यान वेई पूरी तरह से एक अलग उद्देश्य के लिए आई है। क्या आजकल आपके कार्यक्षेत्र की सभी लड़कियां घर पर कॉल कर रही हैं? मैं वहां अपनी राय देने वालों में से नहीं हूं जहां इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको यहां आने से पहले वास्तव में कुछ मेकअप करना चाहिए था। यान वेई ने अपना हाथ डेस्क पर पटक दिया। बकवास बंद करो। कहाँ है वह कमरा 304। महिला हकलाती है। एजेंट बाई उसी समय सीढ़ियों से नीचे जा रही होती है और यान वेई को देखकर चौंक जाती है। अरे नहीं, वो अंदर ही अंदर कराहता है, मुड़ता है और फिर से सीढ़ियों से ऊपर भाग जाता है। यान वेई की नज़र उस पर पड़ी और वो खुद सीढ़ियों से ऊपर भागने लगी। एजेंट बाई अपने कमरे में पहुंचती है
दरवाज़ा अपने पीछे से बंद कर लेती है, उसमें ताला लगा देती है और उसे दराज के एक संदूक से बंद कर देती है। फिर वह खिड़की से बाहर कूद जाता है। यान वेई सीढ़ियों के शीर्ष पर पहुंचता है और एजेंट बाई के कमरे के दरवाजे पर ताला लगा देता है। वह अचानक कमरे में दाखिल हुई और उसे खाली पाता है। हालांकि खिड़की से वह एजेंट बाई को नीचे जमीन पर देखती है। वह उसके पीछे एक और गोली चलाती है और खुद खिड़की से बाहर छलांग लगाती है और अपने पैरों पर शान से बैठती है। एजेंट बाई अपनी एड़ी पर खड़ा हो जाता है और यान वेई उसका पीछा करता है। कई गलियों में एजेंट बाई का पीछा करने के बाद यान वेई एक कोने में मुड़ता है और उसे उसका कोई निशान नहीं दिखता है। मैंने पूरे रास्ते उसका पीछा किया, लेकिन अब वह गायब हो गया है। वह मुड़ती है और एक परिचित सा दिखने वाला घर देखती है। झोऊ हवेली। क्या वह वहां छिपा है? या मुझे ये पूछना चाहिए कि क्या झोऊ हेंग ने उसे युई को मारने के लिए काम पर रखा था? उसे ताज्जुब हुआ। स्टूडियो में वापस जू युई दरवाजे के ठीक बाहर से किसी को बुलाते हुए सुनकर चौंक गई। युई, क्या आप वहाँ हैं? निस्संदेह ये झोऊ हेंग है। झोऊ हेंग, क्या मैंने कल खुद को पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं किया था? जू युई दरवाजे के शीशे से पूछती है। झोऊ हेंग कहते हैं, युई, कृपया गलत विचार न रखें। मैं आज फिर तुम्हें परेशान करने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। आपने जो कहा उसके बारे में सोचते हुए मैंने पूरी रात बिताई और मुझे लगता है कि आप सही हैं। मैंने पहले ही हमारे तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। जू युई एक पल के लिए चौंक कर चुप हो गई। फिर वह दरवाज़ा खोलती है। बेहतर होगा कि आप अंदर आएं। कुछ क्षण बाद हम जू युई को तलाक के कागजात पढ़ते हुए देखते हैं। वह कहती हैं, ये सब ठीक लग रहा है। वह झोऊ हेंग के हस्ताक्षर के ठीक नीचे अपना नाम हस्ताक्षर करती है। वह कागजात उसे वापस सौंप देती है। झोऊ हेंग, आपने मुझे जो खुशी दी है उसके लिए धन्यवाद। अब हमारा काम हो गया। झोऊ हेंग निराशा से कागजों को देखता है। फिर वह जू युई को एक लिफाफा देता है। युई, मैं तुम्हें और बच्चे को घर देना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें निराश किया है, वह आगे कहता है, और मैं जानता हूँ कि तुम मुझे फिर कभी नहीं देखना चाहती। मैं घर से बाहर चला जाऊंगा और तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करूंगा। तुम्हें और बच्चे को किसी बाहरी व्यक्ति की छत के नीचे रहते हुए देखना मुझे असहज कर देता है। कृपया बच्चे की खातिर इसे स्वीकार करें। जब वह उनके सामने मेज पर लिफाफा रखता है तो जू युई उसे घूर कर देखती है। मैं इसे यहीं छोड़ दूंगा। मैं सामान पैक करने के लिए घर वापस जा रहा हूँ। हम पुलिस स्टेशन पहुँचे, जहाँ जियांग बिन निश्चित रूप से नाखुश दिख रहा था। यह क्या है बॉस? चेन योंग पूछता है। क्या कमिश्नर सोंग आप पर फिर चिल्लाया? जियांग बिन कहते हैं, कमिश्नर सोंग चाहता है कि मैं दोनों मामलों को तुरंत बंद कर दूं। वह चाहता है कि मैं घोषित कर दूं कि चेन शुआंगचेंग ने ही दोनों हत्याएं की। चेन योंग कहते हैं, ये समझ में आता है। इन दोनों हत्याओं में शंघाई उच्च समाज के महत्वपूर्ण लोग शामिल हैं। कमिश्नर पर बहुत दबाव होगा। और क्या उसे सच्चाई की पूरी उपेक्षा के साथ कार्य करने की अनुमति सिर्फ इसलिए दी गई है क्योंकि वह दबाव में है? जियांग बिन मांग करता है। वह टक्कर बिल्कुल भी दुर्घटना की तरह नहीं लग रही थी। चेन शुआंगचेन की हत्या उसे हमें ये बताने से रोकने के लिए की गई थी कि वह क्या जानता था। इसके अलावा वह जारी रखता है, यदि आप एक कदम पीछे हटें और इसके बारे में सोचें, भले ही चेन शुआंगचेंग ने चू हुइजी को मार डाला हो, वो संभवतः वह नहीं हो सकता जिसने झांग वान को मार डाला। चेन शुआंगचेंग लंबा और चौड़ा था और उसकी हरकतें अजीब थीं। इस बीच झांग वान का हत्यारा पतला और फुर्तीला था और लगभग निश्चित रूप से एक महिला थी। जासूस जियांग, एक आवाज पुकारती है। जियांग बिन ऊपर देखता है। मिस्टर झोऊ हेंग कहते हैं, मैं आपको कुछ बताने आया हूँ जो मुझे लगता है कि आपकी जांच के लिए उपयोगी हो सकता है। जिस दिन पुलिस स्टेशन में आग लगी, उस दिन युई ने किसी को पूरी अफरा तफरी में इमारत से बाहर निकाल लिया। उद्धरण, मुझे क्षमा करें,
यूई, झू हिंग बाद में सोचता है, क्योंकि वह पुलिस स्टेशन से दूर चला जाता है। लेकिन मुझे तुम्हारे भागने के सभी रास्ते बंद करने होंगे, इसलिए तुम्हारे पास मेरे पास वापस आने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा।